नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और संवैधानिक विकास के क्रम में जो अंतिम प्रावधान, जो अंतिम अधिनियम है, उसे आज हम लोग देखेंगे। और ये जो अंतिम अधिनियम है, ये कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी के साथ जो संवैधानिक विकास है, जो अपने शिक काल में जो संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ और 1935 तक आते आते ये अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर गया। तो यहाँ पर आकर के हमारा संवैधानिक विकास पूर्ण भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्या इसके प्रावधान हैं और आज का जो हमारा संविधान है वो किन किन संदर्भों में इस अधिनियम पर आधारित है। सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखनी पड़ेगी पृष्ठभूमि। क्या पृष्ठभूमि थी इस अधिनियम की, पृष्ठभूमि देखेंगे, विशेषता देखेंगे और फिर हम लोग इसके एक एक प्रावधान को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो जो इसकी पृष्ठभूमि है, तो पृष्ठभूमि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए कि 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा होनी थी 10 वर्ष बाद। तो 1919 से 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा होनी थी कि जो भी हम लोगों ने रियायतें दी हैं भारत को, तो क्या उसमें क्या परिपक्वता आई है अब भारतीयों में, अब कहाँ तक संवैधानिक गतिविधियों में ये मैच्योर हो गए हैं। तो वो देखने के लिए जो इसकी समीक्षा होनी थी, ये समीक्षा होनी थी 1929 में, 10 वर्ष बाद। लेकिन होता क्या है कि 1927 में ही एक आयोग गठित किया जाता है जो जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो उसका जो नाम है वो भारतीय संवैधानिक आयोग था, लेकिन चूंकि उसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे, तो उन्हीं के नाम पर जो पॉपुलर नेम है वो साइमन आयोग। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। क्यों साइमन कमीशन भारत आता है? क्योंकि जो ये समीक्षा 1929 में होनी थी, तो 1929 में थे वहाँ पर चुनाव। तो 1929 में चुनाव होने की वजह से 2 वर्ष पूर्व ही एक आयोग गठित कर दिया जाता है। किस लिए गठित किया जाता है? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। तो 1927 में ही आपके गठित होता है साइमन आयोग। तो जब साइमन आयोग भारत आता है तो साइमन आयोग का भारत में विरोध होता है। हर जगह इसको काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन गो बैक के नारे दे करके साइमन आयोग का विरोध किया जाता है। जब ये विरोध चल रहा तो ब्रिटेन में जो उस समय भारत सचिव थे और ब्रिटेन के पॉलिटिशियन, कोई वहाँ का राज्य मंत्री ही भारत सचिव होता था ना, तो जो भारत सचिव थे बर्केनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ विरोध कर सकते हैं और अपने लिए आप कोई संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते हैं या आप अपने लिए कोई संविधान बना नहीं सकते। तो बर्केनहेड की चुनौती को हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए उन्होंने 3 सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए। सर्वदलीय का मतलब कि पूरे देश में जितने भी ऐसे दल थे जो चाहे वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हों, तो उन सभी का, जितने भी दल जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता था, उन सबको मिला करके एक सर्वदलीय सम्मेलन, 3 सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में बुलाए गए। अब ये जो तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ, उसी में संविधान का प्रारूप बनाने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई और वो जो समिति गठित की गई उसको कहा गया नेहरू समिति। नेहरू समिति क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू उस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया नेहरू समिति। और इस नेहरू समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट दी। तो ये जो रिपोर्ट 1928 में दी, साइमन कमीशन कब आ रहा है? 1927 में आ रहा है। 1928 में नेहरू समिति अपनी रिपोर्ट देती है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 32। ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भी चर्चा हुई थी उन सबको आधार बना करके, मतलब साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, नेहरू समिति की रिपोर्ट थी और ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए, इन तीनों पर जो भी विचार विमर्श हुआ उन्हीं के आधार पर ये अधिनियम बनाया गया, यानी कि वही बने इस अधिनियम का आधार। तो हमें पृष्ठभूमि कैसे समझ में आ रही है?
पृष्ठभूमि इस तरह समझ में आ रही है कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा होनी थी कि हमने जो सरकारी रियायतें दी हैं, जो शासकीय रियायतें दी हैं, उनसे अब कितना और परिपक्वता आई है भारतीयों में, उसकी समीक्षा होनी थी। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से आगे अपनी प्रगति कर पाई हैं। तो लेकिन वो जो समीक्षा के लिए 1929 में जो आयोग गठित होना था, उसका गठन हो गया 1927 में। आपको कारण बताया क्यों 1927 में गठित हो गया, क्योंकि 1929 में होने थे वहाँ पे चुनाव में सरकार व्यस्त हो जाती, इस वजह से इस आयोग का गठन कर दिया गया 1927 में। जब ये 27 में भारत आता है, ये अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी जो भी भारत में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है उसके अकॉर्डिंग जो बातचीत करता है भारतीयों के साथ में, वो रिपोर्ट देता है। फिर नेहरू समिति की जो रिपोर्ट आती है और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भी विचार विमर्श होता है, इन्हीं आधार पर आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम बनता है। देख लेते हैं यहाँ पे 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट। देखिए साइमन कमीशन आया गठित 1927 में हुआ था, भारत ही आया था 1928 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में। ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि ये गठित हुआ 1927 में, भारत आया 1928 में, और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, रिपोर्ट आई इसकी कब 1930 में। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में होने वाले विचार विमर्श इस अधिनियम का आधार बने। तो ये पृष्ठभूमि इसकी क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कि इस अधिनियम की विशेषता क्या है। अब आप देख लीजिए, जब इतना विचार विमर्श हो रहा है, 3 गोलमेज सम्मेलन भी हो गए जहाँ पे आमने सामने बैठ करके भारतीयों ने ब्रिटिश जो वहाँ के नेता थे उनके साथ में विचार विमर्श किया, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो अधिनियम है ये कुछ विशेषताएं लिए हुए होगा। तो इस अगर अधिनियम की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों के क्रम में ये सबसे बड़ा संवैधानिक प्रावधान था। क्या है ये सबसे बड़ा, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जितने भी संवैधानिक प्रावधान किए गए, जो भी अधिनियम बने, उनमें ये सबसे बड़ा संवैधानिक प्रावधान था। अब अगर हम लोग एक बात करें कि जो संवैधानिक जो एक संविधान होता है, तो संविधान की विशेषता क्या होती है। संविधान में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्रस्तावना। तो संविधान में प्रस्तावना होता है, फिर अनुसूचियां होती हैं, भाग होते हैं, और फिर धाराएं या फिर आर्टिकल्स होते हैं। तो अगर इस संविधान की इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। ये प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में सर्वप्रथम प्रस्तावना प्रस्तुत की गई, तो ये गलत है। प्रस्तावना का अभाव था, यही इसकी विशेषता है कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इसके अतिरिक्त अनुसूचियां भी थीं, भाग भी थे और धाराएं। क्योंकि ये संविधान बहुत बड़ा था, ये प्रावधान बहुत बड़ा था, इसलिए इसको इसमें अनुसूचियां डाली गई। अनुसूचियां क्या होती हैं, जब किसी चीज़ को हम लोग समराइज वे में देखते हैं कि अब पूरा संविधान तो आप पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमें क्या चीज़ पढ़नी है तो हम पहले एक कैटलॉग देख लेंगे, तो कैटलॉग से पता चल जाएगा कि किस में क्या चीज़ है। तो ये अनुसूचियां बनाई गई, और इसमें कितनी अनुसूचियां रखी गई, 10 अनुसूचियां थी। 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। साथ ही साथ इसमें 14 भाग थे और 321 धाराएं थी। पहली बार कोई संवैधानिक प्रावधान हुआ था जिसमें आपके 10 अनुसूचियां थीं, 14 भाग थे और 321 धाराएं थी। साथ ही साथ अगर इसकी विशेषता में एक चीज़ और हम लोग देखें तो जो हमारा भारतीय संविधान जो आज है, उस संविधान का 70% लगभग 70% जो प्रावधान लिए गए हैं वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है कि प्रस्तावना का अभाव है, 10 अनुसूचियां हैं, 14 भाग हैं, 321 धाराएं हैं, और जो हमारा वर्तमान संविधान है उस संविधान में 70% भाग जो लिया गया है, 70% प्रावधान जो लिए गए हैं वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो देख लेते हैं विशेषता क्या है इसकी विशेषता है, प्रावधानों के में सबसे बड़ा है,
इसमें प्रस्तावना का अभाव था तथा 10 अनुसूचियां, 314 भाग और 321 धाराएं थीं। भारतीय संविधान के लगभग 70% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये थी इस अधिनियम की विशेषता। अब आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग एक एक प्रावधान को देखेंगे, एक एक प्रावधान पे चर्चा करेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो अगर प्रावधानों के क्रम में आते हैं तो सबसे पहला प्रावधान जो हम लोग देख लेते हैं वो है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान था। एक अखिल भारतीय संघ बने, मतलब जो संघ बने, अब तो ये जो संघ है और ये संघ कैसे बनना था, ये संघ बनना था आपके जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे बनना था। कौन कौन इसमें शामिल होगा? ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे, साथ ही साथ जो चीफ कमिश्नरी थी वो शामिल इसमें होनी थी। कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे? 4 थे, तो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इसमें शामिल होने थे और साथ ही साथ देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था। लेकिन ये निर्माण जो है ये हो नहीं पाया क्योंकि जो अधिकांश जो देशी रियासतें थीं इन्होंने संघ में शामिल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया। तो यहाँ पर पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान अखिल भारतीय संघ के निर्माण से संबंधित था, जो कि कैसे बनना था। इसमें 11 आपके ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरी थी और बाकी देशी रियासतें। तो 11 आपके ब्रिटिश प्रांत हो गए, 4 चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों से मिलकर ये संघ बनना था। ये संघ नहीं बन पाया क्योंकि अधिकांश देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये विचार था कि एक अखिल भारतीय संघ बने, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो पाया, ये संघ नहीं बन पाया। तो ये इसका पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि इसमें जो विषय थे, विषयों का विभाजन कर दिया गया। आज भी आप देखते हैं ना कि जो सारे विषय हैं उनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। आपका केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी तरह से ये पहली बार विभाजन इस अधिनियम के तहत किया गया था। और ये विभाजन, विषयों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में किया गया। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसको जरा सा यहाँ पे देख लेते हैं। संघ सूची, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची या केंद्र सूची, जो ये जो सूची थी, इसके अंतर्गत इसमें रखे गए कितने भाग, कितने विषय रखे गए? इसमें रखे गए 59 विषय, यानी कि 59 विषय इसके अंतर्गत रखे गए। और राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय रखे गए और आपके जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत रखे गए 36 विषय। अब ये जो विषय जो संघ सूची के पास हैं, यानी कि उन पे कानून जो भी बनाएगा वो संघ बनाएगा। राज्य सूची के जो विषय हैं, तो अगर उनसे संबंधित कोई कानून बनना है, राज्य से संबंधित बनना है, तो वो राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही आवश्यकता अनुसार अपना जो भी कानून है बना सकते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो संघ सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को मिला करके भी अगर कोई विषय रह गया, तो जो विषय अब रह जा रहे हैं उनको अवशिष्ट विषय की श्रेणी में डाल दिया गया। क्योंकि कुछ ऐसे विषय थे जो ना संघ सूची में शामिल थे, ना राज्य में और ना ही समवर्ती सूची में शामिल थे। तो इन विषयों को अवशिष्ट विषय कह करके अलग रखा गया और इन पर जो नियंत्रण था वो किसका था? गवर्नर जनरल का। यानी कि 3 सूचियां बनी और 3 सूचियों में जो विषय शामिल नहीं हो पाए, जो अतिरिक्त विषय बच गए, उन विषयों को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रख दिया गया, जो कि गवर्नर जनरल के अधीन थे। तो ये इस अधिनियम का दूसरा प्रावधान था। क्या? विषयों का विभाजन 3 सूची में किया गया। 3 सूचियां तो याद भी नहीं करनी, जो आज हैं वही 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाए उनको अवशिष्ट विषय के तौर पे रखा गया और उन पर किसका नियंत्रण था? गवर्नर जनरल का नियंत्रण था। तो ये इस अधिनियम का दूसरा प्रावधान हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रावधान देख लेते हैं। अब देखिए, जो अगला प्रावधान है वो है केंद्र में द्वैध शासन से संबंधित।
आप देखते हैं 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन का मतलब कि जो प्रांतों से संबंधित जो भी विषय थे, जो भी कानून बन रहे थे, कानून तो केंद्र से बन रहे थे, लेकिन प्रांतों में उनको लागू कौन करेगा, लागू करने वाली संस्थाओं के आधार पर उनको दो विषयों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर अगर कोई कानून बना है तो उसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी की। वहीं अगर हस्तांतरित विषयों पर कोई कानून बना तो उसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी, प्रांत की विधान परिषद की। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया एवं प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया मतलब कि अब जो प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में गवर्नर की कार्यकारिणी थी तो वो कार्यकारिणी ही समाप्त कर दी गई। जब कार्यकारिणी समाप्त कर दी गई तो कानून के इम्प्लीमेंट के लिए दूसरी कोई संस्था बचे ही नहीं, तो अब जो भी कानून लागू होने थे वो प्रांत की विधान परिषद से ही लागू होने थे। तो यहाँ पर क्या किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। संघ सूची के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए, अभी आपने देखा था कि जो संघ सूची थी, संघ सूची में कितने विषय थे, संघ सूची में आपके 59 विषय थे ना, 59 विषय। अब इन 59 विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से दो भाग हो गए, एक आपके आरक्षित विषय हो गए और एक हो गए हस्तांतरित। तो जो आरक्षित विषयों पे अगर कोई कानून बनेगा तो वो उनको कौन लागू करेगा, आरक्षित विषयों पर बनने वाले कानूनों को लागू करने का जो उत्तरदायित्व तो है वो किस पे रहेगा, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी का। जबकि हस्तांतरित विषयों पर जो भी कानून बनेगा वो कौन लागू करेगा, वो लागू करेगी केंद्रीय विधान परिषद। तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र के समस्त विषय या संघ सूची के समस्त विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय। आरक्षित विषयों से संबंधित जो भी कानूनों का निर्माण था, उन कानूनों को लागू करने का जो जिम्मेदारी या जो उत्तरदायित्व था वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी का था, और हस्तांतरित विषयों से संबंधित कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी थी विधान परिषद की। तो ये था इस अधिनियम का तीसरा प्रावधान। अगला प्रावधान देखते हैं 4। इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो अब इससे पहले आप देखते हैं 1773 के एक्ट के द्वारा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लेकिन वो जो सर्वोच्च न्यायालय था वो कलकत्ता में स्थित था, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए वो न्यायालय बनाया गया था। आगे चल करके कुछ मामले उसमें अन्य प्रेसिडेंसीज के देखे जा रहे थे, लेकिन वो विशेष रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए बना न्यायालय था, जिसमें जो भी ब्रिटिश मामले होते उनकी वो सुनवाई हो सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि इसके द्वारा पूरे भारत के लिए, हम यहाँ पे संघीय शब्द का मतलब हो गया ना कि पूरा संघ, और पूरे संघ का क्या स्वरूप था कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों से मिलकर के जो संघ एक बनना था, जो कि बन नहीं पाया, लेकिन वो संघ की जो कल्पना थी तो वो पूरे भारत को सम्मिलित करके एक संघ बना। उस संघ की एक न्यायालय बने जो कि पूरे संघ का, यानी कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। किसी भी तरह की जो भी समस्याएं हैं वो उस न्यायालय तक पहुंच सकें। तो इस उद्देश्य से दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया। और ये जो न्यायालय का प्रावधान रखा गया था संघीय न्यायालय का, तो ये 1935 का अधिनियम रखा गया था, लेकिन ये बनकर के कब तैयार हुआ, कब ये लागू हुआ, ये 1 अक्टूबर 1937 से संघीय न्यायालय प्रभाव में आया। तो ये इस अधिनियम का चौथा प्रावधान था। 1 अक्टूबर 1937 से संघीय न्यायालय प्रभाव में आया। और फिर आप आगे चल करके देखेंगे कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो 1950 में ये ही संघीय न्यायालय बदल के सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलकर 1950 में यही संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि प्रांतों से द्वैध शासन क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि प्रांत में जो गवर्नर की कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया गया।
अब वहाँ पर जो कानून लागू करने की संस्था बची वो एक ही कानून लागू करने की संस्था बची, वो बची विधान परिषद। इसलिए प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त हो गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और जो केंद्र के या जो संघ सूची के जितने विषय थे, जो 59 विषय रखे गए थे, उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित पे जो भी कानून लागू कराने थे, आरक्षित विषयों से बने कानूनों का लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो जिम्मेदारी थी गवर्नर जनरल की, जबकि हस्तांतरित विषयों पर बने कानूनों का लागू कराने की जिम्मेदारी विधान परिषद की थी। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जो कि 1 अक्टूबर 1937 से प्रभाव में आया और आगे चलकर के 1950 में ही यही संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ तक ये हम लोगों ने 4 प्रावधान देख लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रावधान देख लेते हैं। इस अधिनियम में रिजर्व बैंक की स्थापना का भी प्रावधान था। रिजर्व बैंक की स्थापना, ये प्रश्न पूछा था, रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई और इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय बना था, तो प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ बना था? ये बना था कलकत्ता में। और आगे चल करके 1937 में ये मुख्यालय चेंज हो गया और वो कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया आपका मुंबई। तो 1935 में कलकत्ता में था, फिर 1937 में ये ही कहाँ हो गया? मुंबई पहुँच गया। तो इस अधिनियम के तहत ही रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान था। रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, जिसका प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में और फिर 1937 में जाकर के ये जो मुख्यालय है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? ये ट्रांसफ़र हो जाता है बम्बई में। और जो अंतिम प्रावधान है इस अधिनियम का, वो है इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा, आप देखते हैं कि हमारे भारत में आप पूर्वी क्षेत्र में जाएं तो बर्मा की सीमाएं आज भी, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, इसकी सीमाएं आज भी हमारे 4 भारतीय राज्यों से लगी हुई हैं, जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश। तो बर्मा, आप इसको अगर मानचित्र में देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लग रही हैं। मणिपुर से, आपका मिजोरम से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। और ये पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया और भारत से पृथक कर दिया गया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्मा को भारत से कब पृथक किया गया या किस अधिनियम के तहत पृथक किया गया? तो वो कब पृथक किया जा रहा है? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और कभी कभार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि म्यांमार की सीमाएं किन भारतीय राज्यों से मिलती हैं? तो ये भारतीय राज्य हैं जिनके साथ म्यांमार की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये इतने इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान थे और इन्हीं प्रावधानों से सारे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो इन्हीं प्रावधानों से सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको पृष्ठभूमि देखनी है, फिर विशेषता देखनी है और उसके बाद जो पहला प्रावधान था, पहला प्रावधान एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण से संबंधित। दूसरा प्रावधान आपका विषयों के विभाजन से, जिसमें 3 सूचियों में विषयों का विभाजन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। साथ ही साथ जो विषय बचे रह गए उन विषयों को अवशिष्ट विषयों की श्रेणी में रख करके गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और जो इसका अगला जो प्रावधान था वो था केंद्र में द्वैध शासन लागू करने के संदर्भ में, कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कि जो केंद्र सूची से संबंधित जो विषय थे उन विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर बनने वाले कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की थी, गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी की, जबकि हस्तांतरित विषयों से संबंधित बनने जो भी कानून थे उनको लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्रीय विधान परिषद की थी। साथ ही साथ इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था और ये संघीय न्यायालय बना, और कब संघीय न्यायालय बनकर के प्रभाव में आ रहा है? 1 अक्टूबर 1937 से, और आगे चल करके 1950 में यही संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान रखा गया। प्रारंभिक मुख्यालय रिजर्व बैंक का कहाँ था? कलकत्ता में था, जो 1937 में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अंतिम प्रावधान इस अधिनियम का था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और जो भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं,
जो अधिनियम के जो प्रावधान दिए हुए 6 और प्लस उनके साथ जो व्याख्या दी गई है, तो हमें नहीं लगता है कि इस अधिनियम से इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी प्रश्न बन सकते हैं अब तक बन चुके हैं या बनने की संभावना है वो सभी पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आकर के संवैधानिक विकास की यात्रा पूर्ण होती है और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट ओपन करिए और आप 1773 से लेकर के 1935 तक का पूरा आप संवैधानिक विकास को देखिए। और ये फिर से कहना चाहेंगे कि संवैधानिक विकास को कभी भी उछल कूद करके मत पढ़िए कि आपने ये लगा कि 1919 का अधिनियम नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधे 1919 पे चले गए। नहीं, आप पढ़ें तो आप एक क्रमानुसार पढ़िए, 1773 से 1935 तक आइए। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये अब जब आप क्रम से पढ़ेंगे तो आप जब याद करेंगे तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगा। और अगर उछल कूद करके थोड़ा आज पढ़ लिया, आज 1919 का पढ़ लिया, फिर कल 1773 का पढ़ लिया, आप इतना मिक्स हो जाएगा कि वो परीक्षा हाल तक ले जाने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए आप 1773 से शुरू करिए और 1935 तक आप कंटिन्यूस उसको करिए, पढ़िए, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। और हर एक अधिनियम दूसरे अधिनियम से जुड़ा हुआ है, तो जब आप प्रीवियस अधिनियम को पढ़ेंगे तो आगे वाले अधिनियम के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी तो प्रीवियस अधिनियम से ही मिल जाएगी। तो आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस पर आपकी जैसी भी प्रतिक्रिया है आप उसको ज़रूर दीजिए। आपके जो भी सुझाव रहेंगे उनको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।